तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करते हैं। तो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स में जो चैप्टर 1 है, अब ये कौन सा कंसेप्ट नंबर है वो तो हमने हटा दिया, वो बाजार ही खत्म कर दिया। कंसेप्ट जो भी हो, बट आप हेडर जरूर डाला करें 0। और हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। आज बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और रियल लाइफ के टॉपिक हैं। आप जब सीए बन के आप काम करेंगे, मुझे लगता है कि आपने 10-20 कंपनी बना दी तो 2-4 कंपनियों में तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं, आपके पास आती रहेगी। तो सबसे पहले जैसे मैं रोज़ पढ़ाता हूँ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें मात्र 3 सब सेक्शन हैं। मात्र 3 सब सेक्शन है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर में, सेक्शन 168 में। और इन तीनों सब सेक्शन की हम लोग आज चर्चा करते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके बेटा, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स 168 में दे रखा है। तो उसमें सबसे पहले तो जो 3 सब सेक्शन है, 3 सब सेक्शंस हैं 1, 2, 3, और एक रूल दिख रहा है मेरे को, रूल 15 प्लस रूल 16। अरे वाह, 2 रूल हो गए फिर, रूल 15 एंड रूल 16। लेट ज्वाइन। तो आज की सेवा को हम लोग शुरू कर लेते हैं और एक एक चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। फटाफट देखते हैं। और कुछ बच्चे लाइव जुड़ सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा मैं भी दूसरे चैनल पे चालू कर दिया, उससे लाइव जुड़ने में आपको कष्ट हो रही होगी, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये सीए इंटर की चैनल है। इसके लिए वो फाइनल वाले में ना बहुत सारे बच्चे वो अननेसेसरी अपनी अपनी बातें करने लगते हैं, तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। यस, तो हम लोग यहीं से जुड़ना शुरू करते हैं। और यस बेटा, अभी मैं ही अकेला हूँ, है ना, हम ही अकेले हैं। चलिए, हमने लाइक कर लिया अपना वीडियो खुद ही। अब देखिए। ओके दोस्तों, हम बात कर रहे थे रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स की, और बहुत सिंपल है। आपका आईसीआई का भी बुक खोल लेता हूँ जिससे थोड़ा स्पीड आपका ठीक चले। ये दोस्तों, आईसीआई की बुक भी खोल लेते हैं और जिससे आपकी स्पीड बेहतरीन हो जाए। थ्री क्यों खोल रहा हूँ भाई, ये हमें 3 नहीं 1 खोलना है। जी बेटा जी, ये टॉपिक है आपका आइए दोस्तों, लास्ट ही है बेटा जी। अब अभी गया लास्ट। ये है ना, आपका बुक भी बहुत अच्छा दे रखा है। ये दे रखा है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। आइए फटाफट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बेटा जी, चलिए मैं आइए फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दे रखा मैनर ऑफ रेजिग्नेशन, आप कैसे रिजाइन कर सकते हैं, मैनर ऑफ रेजिग्नेशन। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि मैनर ऑफ रेजिग्नेशन आप कैसे रिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैनर ऑफ रेजिग्नेशन, सेक्शन 168 सब सेक्शन 1। भाई एक डायरेक्टर कैसे रिजाइन कर सकता है। सीट कहाँ गया। कुछ गलत हो रहा था बेटा। हम लोग बात कर रहे थे मैनर ऑफ रेजिग्नेशन, कोई डायरेक्टर कैसे रिजाइन हो सकता है, इसकी हम लोग बात कर लें। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 168, और इसमें एक लाइन लिखा हुआ है मैनर ऑफ रेजिग्नेशन। एक डायरेक्टर अपने पोस्ट से कैसे रिजाइन करेगा। डायरेक्टर अपने पोस्ट से कैसे रिजाइन करेगा, मैनर ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है जी, मैनर ऑफ रेजिग्नेशन 168 सब सेक्शन 1, उसमें लिखा है बेटा, कुछ कुछ बातें लिखी है, बुलेटेड पॉइंट्स है। लिखा है दोस्तों, ए डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस by giving a notice in writing director may resign from his office by giving a notice in writing to the company। और दूसरा लिखा है, द बोर्ड shall on the receipt of such notice। आप कैसे रिटायर हो जाएंगे। डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस टू इन राइटिंग टू द कंपनी, द बोर्ड शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस टेक नोट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, टेक नोट ऑफ द सेम, तो ध्यान रखेगा, टेक नोट ऑफ द सेम। उसके बाद है बेटा, द कंपनी सेल, कंपनी की ड्यूटी है इसकी खबर देगा, वो किसको देगा खबर, कंपनी सेल इंटीमेट द रजिस्ट्रार, मतलब वही आरओसी, इन सच मैनर। अब जहां पे लिखा सच मैनर, ऑब्वियसली बात, रूल का आपने स्कोप खोल दिया। इन सच मैनर, within such time, within such time and in such form, and in such form as may be prescribed, as may be prescribed, and shall also place the fact of such registration the fact of such registration,
such registration in the report of directors, such resignation. Okay बेटा, such resignation in the report of directors. The report of directors laid in the immediately following. कुछ नहीं है, बताता हूँ आपको, लिख लेने दीजिए, आप भी नोट कर लीजिए फटाफट, आपको याद हो जाएगा। मेरी एक बात को मानिए, ये ऐसा मैं टेक्निक आपको दे रहा हूँ कि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप। लेड इन द इमीडिएटली फॉलोइंग जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ओके दोस्तों, ये छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मैनर ऑफ रेजिग्नेशन। अभी डी पॉइंट लिखने दीजिए। डायरेक्टर हु हैज रिजाइंड director who has resigned may also forward a copy. Director who has resigned may also forward a copy of his resignation. Director who has resigned may also forward a copy of his resignation along with the detailed reasons for the registration Director who has resigned may also forward a copy of his resignation along with the detailed reasons for the registration to the registrar within 30 days of such resignation. Within 30 days of such resignation in such manner, मतलब आप भी चाहे तो दे सकते हैं, ऐसे तो कंपनी देगी ही। इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये छोटा सा पॉइंट है, हल्के हल्के बातें हैं और इन्हीं बातों से हम लोग आगे की बात करेंगे। ये है मैनर ऑफ रेजिग्नेशन। अब सर जी इसमें बार बार वो लिखना का है ना कि सच फॉर्म, और तो उसके लिए आपके पास रूल में दे रखा है, ऐसे लिखिए आप भी। रूल 15 and 16 of the company's AQD मतलब अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। उसमें क्या लिखा है? उसमें दो बातें लिखा है बेटा जी। एक तो लिखा है नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, notice of resignation of director, rule 15, notice of resignation of directors rule 15। इसमें क्या लिखा है वो समझिए। The company shall within 30 days। अच्छा, कंपनी की ड्यूटी है, शैल लिखा है सर जी, कंपनी शैल, रूल 15 में लिखा हुआ है। ऐसे तो 168 जो हम लोग पढ़ रहे हैं 160
8 सब सेक्शन 1, उसमें अगर आप इस पॉइंट को देखें बी नंबर या सॉरी सेकेंड नंबर थर्ड नंबर कंपनी शैल इंटीमेट द ROC, उससे आपको समझ में आ जाएगा। द कंपनी शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ receipt of notice of from the date of receipt of notice of resignation from the company shall within 30 days from the date of receipt of notice of resignation from a director intimate the registrar inform DIR 212 and दूसरा जो है पोस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट इफ एनी, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी पब्लिश करना है। अच्छा है सर जी, हम लोग रोज एक काम करते हैं, है ना, पोस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट, ऑन इट्स वेबसाइट इफ एनी। ओके दोस्तों, तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गई भाई कि 168 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है मोड ऑफ रेजिग्नेशन आप कंपनी को दे दो और कंपनी बोर्ड में इसको, मतलब बोर्ड मीटिंग ऑब्वियस ही बात है, बोर्ड डिसीजन तो पास करना ही होगा और उसके बाद इसके बाद उसको खबर दे देंगे ROC को। क्या बात है सर जी। एक बात और लिखा है रूल 15 के बाद बी में, कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन of director, copy of resignation of director to be forwarded by him, rule 16, copy of resignation of director to be forwarded by him, rule 16, rule 16 कह कि डायरेक्टर भी चाहे तो खुद से कर सकता है। 168 सबसेक्शन 1 दोनों को ही मौका दे रहा है। वेयर अ डायरेक्टर रिजाइंस फ्रॉम हिज ऑफिस he may where a director resigns from his office he may within a period of period of 30 days from the date of resignation, on the date of resignation, where director resigns from his office, he may within a period of 30 days from the date of resignation forward to the registrar a copy of his resignation along with reasons for resignation inform DIR 11। लेकिन सर जी हमने आज तक नहीं भरा इसको DIR 11, लेकिन अच्छा दे रखा है along with the prescribed fee, along with the prescribed fee। ये छोटा सा आपके पास नन्हा सा टॉपिक है, हल्का फुल्का टॉपिक आपको मैंने बताया। जरा बेटा इन केस कंपनी हैज ऑलरेडी फाइल्ड DIR 12 विद द रजिस्ट्रार अंडर रूल 15
A foreign director of such company resigning from his office may authorize in writing a practicing CA or cost accountant or इतना or any other resident director of the company to sign Form DR 11 and file the same on his behalf, intimating the reasons from resignation. सर जी वो फॉरेन डायरेक्टर के लिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, इसी में क्या मतलब है सर जी? In case a company has already filed, मेन देखने को ये लग रहा है कि कंपनी के लिए मैंडेटरी है, बाकी के लिए चॉइस है. ऑलरेडी फाइल्ड DIR 12 with the registrar in case a company has already filed DIR 12 with the registrar under rule 15, foreign director of such company resigning from his office may authorize in writing सर ये फॉरेन डायरेक्टर्स के लिए है, पूरी लाइन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. इन राइटिंग authorize in writing a practicing CA or cost accountant in practice और CS in practice. अच्छा जी. or any other resident director of the company to sign form DIR 11 and file the same वो जमा भी करेगा on his behalf file the same on his behalf, intimating the reasons from resignation. And file the same on his behalf, intimating the reasons from resignation. है ना? तो दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट है और ये छोटी सी बात है और इन्हीं बातों से हम लोग आगे की बात करते हैं. जी बेटा जी. तो हल्की हल्की बातें हैं और इन्हीं बातों से हम लोग आगे और बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन. ये तो हुआ रेजिग्नेशन कैसे होगा. अब हम लोग बात करते हैं कि रेजिग्नेशन किस दिन से प्रभावी होगा. जिस दिन फॉर्म भरा गया, रेजिग्नेशन की खबर ROC को दी गई, है ना. तो इसमें तो सर जी ऐसा कुछ नहीं है. इसमें कहा है कि या तो जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ या उसी दिन से माना जाएगा, या अगर नोटिस में कोई डेट दिया है तो उस दिन से भी माना जा सकता है. विच एवर इज लेटर, यानी नोटिस में, अच्छा विच एवर इज अर्लियर नहीं है, विच एवर इज लेटर, बाद में जो है. सपोज नोटिस में हमने आज इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन कर दिया और मैं कानपुर की कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मैं दिल्ली में हूँ सर जी, है ना. तो मैं अभी ऐसी बात है, अभी इस समय इतनी महामारी है या प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूँगा,
मैं लेटर एक भेज दूंगा, कहाँ भेज दूंगा, कानपुर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सर जी भेजने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो बड़ा अच्छा दे रखा है इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। कौन सी डेट से आपका रेजिग्नेशन प्रभावी होगा, ए जल्दी बोलो बेटा जी, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, कौन सी डेट से आपका रेजिग्नेशन प्रभावी होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ओके दोस्तों, द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट, the resignation of a director shall take effect from the date on which the resignation of director shall take effect from the date on which the notice is received. The resignation of director shall take effect from the date on which the notice is received by the company. By the company, or B number, take effect the date, if any, specified by the director in the notice. Whichever is later, जो भी बाद में हो। ओके सर जी, करा बेटा, द डायरेक्टर हु हैज रिजाइंड शैल बी लायबल इवन आफ्टर रेजिग्नेशन फॉर द ऑफेंसेस which occurred during his tenure। करा कि आप डायरेक्टर्स हैं और रिटायर हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पाप भूल गए। आपने जो रायता फैलाए हैं अपने टेन्योर के दौरान, उसको समेटने के लिए आप लायबल होंगे। आप ये मत सोचिए कि आप कंपनी से रिजाइन मार दिए तो आप फ्री हो गए। नोट, द डायरेक्टर हु हैज रिजाइंड the director who has resigned shall be liable even after his resignation. The director who has resigned shall be liable even after his resignation for the offences occurred ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ठीक है दोस्तों, तो आइए फटाफट हम लोग समझते हैं आपके टेन्योर के दौरान जो भी अपराध हुए उसके लिए तो सर जी आप लायबल रहोगे। और लास्ट, रेजिग्नेशन और वैकेंसी ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, मतलब एट वन शॉट रेजिग्नेशन और वैकेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स का ये मतलब हुआ है कि एक बार में सारे डायरेक्टर्स रिजाइन हो गए तो उसका क्या, एक बार में सारे डायरेक्टर रिजाइन हो गए तो उसका क्या। तो सर जी ऐसा तो शायद मैंने बताया था। ओके एक मिनट सर जी, यस रेजिग्नेशन ऑफ वैकेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। सर जी ये तो हमको लगता है अगर
पीछे भी पढ़ा तो उसमें भी एक टॉपिक आया था, वेयर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, वेयर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी resigns from the offices, resigns from their offices, ओके जी, ऑफिस, और vacates his office, vacates his offices अंडर सेक्शन 167, the promoter or in his absence the central government the promoter or in his absence the central government shall appoint the required number of directors, who shall hold office till the directors are appointed by the company in general meeting. Till the directors appointed by the company in जनरल मीटिंग। ओके दोस्तों, तो ये छोटा सा पॉइंट है। इन द एब्सेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स of the number of directors क्या लिख दिया भाई? अब आप लोग तो लाइव होने, तो मेरे को देखना होगा। द प्रोमोटर्स और इन इज ऑब्सेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स who shall hold required number of डायरेक्टर्स। ठीक है यार, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु शैल होल्ड। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था, चैप्टर था। अब लास्ट रह गया हमारे पास कंसेप्ट 0 में एक और रह गया, वो है रिमूवल। क्या डायरेक्टर्स को हटाया जा सकता है? हाँ, तो कैसे, है ना। और फिर यहाँ भी फॉर्म वही जाएगा DIR 12, लेकिन डायरेक्टर्स को हटाना मुश्किल होगा, बेहतर होगा उससे रिजिग्नेशन ही ले लिया जाए। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 169 ये पॉइंट है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 169 एक पॉइंट है आपके सामने, और ये कैसे समझा जाए, कैसे बात की जाए, है ना। तो इसमें सर जी पहले तो जैसे रोज़ हम अपने स्टाइल में बताते हैं, 8 सब सेक्शन दिख रहा है मेरे को, और रूल भी होगा कहीं ना कहीं। सर जी कोई रूल नहीं दिखा, ये तो गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना रूल का आप रिमूव कर रहे हैं? चलिए कोई नहीं सर, नहीं दिखा रूल मेरे को, आपके बुक में देख लूँ क्या? चलिए, आप सभी बच्चे प्यारे हैं, आपके बुक में देख लेता हूँ। रेजिग्नेशन के बाद लास्ट आ गया रिमूवल। ओहो, क्या बात है सर जी, आपका बुक रियली ग्रेट है, मार्वेलस। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर ऑफ कंपनी में बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीशन। आज इसी से पढ़ा दूँ बेटा जी। टर्म एज डायरेक्टर, रिमूवल डायरेक्टर इज डिस्कस्ड अंडर फॉलोइंग 2 हेडिंग्स, रिमूवल बाय द शेयर होल्डर्स और रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल। अभी जो हम लोग बात करें वो रिमूवल बाय द शेयर होल्डर्स कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो ट्रिब्यूनल है ना बेटा, ये पढ़ना आपको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चैप्टर के भीतर। अब इसके बाद सब तो हल्के हल्के चैप्टर आएंगे सर जी, यकीन मानिए। आप अपने सीनियर से पूछिएगा, कंपनी लॉ का सबसे झकास
पार्ट यही होता है, डायरेक्टर्स। इसके बाद सर जी पढ़ाना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ये पढ़ लिया तो आपने एक तरह से कुछ कमांड तो कर लिया। अब इसके बाद अदर लॉ भी शुरू कराता हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग है। डायरेक्टर ऑफ कंपनी में बी रिमूव बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म एज डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इज डिस्कस्ड अंडर फ्लोइंग टू हेड्स, रिमूवल बाय द शेयर होल्डर्स और रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल। रिमूवल डायरेक्टर्स बाय द शेयर होल्डर्स इसने डिस्कस किया, एक बार पढ़ लेते हैं। सर जी यहीं से पढ़ लो, समय बच जाएगा आपका, क्या लिखवाना है। सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट कंटेन्स प्रोविजन फॉर रिमूवल डायरेक्टर्स बाय द शेयर होल्डर्स। द वे शेयर होल्डर्स आर इम्पावर्ड टू अपॉइंट ए डायरेक्टर। ओहो क्या बात, कह रहा है जैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी मेंबर्स करता है जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ओआर। क्या बात है ना। सेम तरीके से डायरेक्टर्स को हटाया जा सकता है, सेम तरीके से डायरेक्टर्स को हटाया जा सकता है। क्या बात है सर जी, सेम तरीके से। सेक्शन 169 आपका स्टडी मटेरियल है सर जी, कमाल लिखता है सर जी। जिन बच्चों को मेरी बातें नहीं समझ में आई सॉरी उनके लिए, लेकिन अभी जिनको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, मैं भी इंसान हूं, बस 5-7 दिन और रुक जाइए, पूरी एनर्जी में आ जाऊंगा मैं, है ना। इफ रिमूवल, अभी तो मैं मजबूरी में आपका रिकॉर्ड पहले कर दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा है कि द वे शेयर होल्डर्स आर इम्पावर्ड टू अपॉइंट ए डायरेक्टर इन द सेम वे दे कैन ऑल्सो रिमूव अ डायरेक्टर। द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इज स्टेटेड बिलो। पहला है ना, पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। A company by ordinary resolution remove a director before the expiry of period of his office except the following when a director is appointed by tribunal। अच्छा ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है तो सर जी ट्रिब्यूनल अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। हाँ, when as per section 163 2/3 और more of the total number of directors are appointed according to। सर जी ये हमारा पेंडिंग है, आप बता दीजिएगा। आप कहाँ से बताएंगे, हम ही को लिखना होगा। 163 इस सेक्शन का आपका पेंडिंग है। और फॉर एग्जाम्पल इफ ए कंपनी हैज 8 डायरेक्टर्स ऑफ which 6 were appointed according to the principle of proportional representation, then in such case only 2 directors which were not appointed following the system of proportional representation can only be removed by the shareholders। ओके दोस्तों, आगे बहुत कुछ लिखने की कोशिश की गई है ना, वो भी बताऊंगा। आगे भी बहुत कुछ लिखने की कोशिश की गई है। रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अच्छा सर जी ये कुछ और कहानी सुना रहा है, तो सर जी मैं इसको ना, मेरे पास एक अच्छी बुक है ना, मैं आपको भी कोशिश करूंगा कि बुक दूं थोड़ा बहुत बना के, है कि नहीं, परेशान मत होइए। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, तो मेरे को एक बात तो स्पष्ट हो गई कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर 2 तरह से हो सकता है, एक सेक्शन 169 के अनुसार, एक 242 के अनुसार। तो सर जी आइए ना थोड़ा सा इंजॉय करते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। एज पर सेक्शन 169 और एज पर सेक्शन 242 242 यही है ना, वही होगा 242। वाओ अच्छा है सर जी, याद हो जाएगा आपको। तो हम लोग सर जी पर डिटेल करते हैं 169 का। ओके, डिटेल्स ऑफ सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट। हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखा है, इसमें जो पहला सबसेक्शन लिखा है मैं वहीं से उठाऊंगा आपको। रिमूवल बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वन 169 सबसेक्शन 1 रिमूवल बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसमें लिखा हुआ है, छोटी सी बात, लिखा क्या है, एक कंपनी में बाई ओआर, वाओ, एक कंपनी में बाई ओआर रिमूव अ डायरेक्टर remove a director
ओके सर। रिमूव ए डायरेक्टर before the expiry of the period of his office, before the expiry of the period of his office, after giving him a reasonable opportunity of being heard. Sir, a company may by OR remove a director before the expiry of the period of his office after giving him a रूव। सर जी रूव क्या है? आप लोग तो फाइनल के स्टूडेंट, आपको पता होगा, आईडीटी पढ़ते होंगे, उसमें बहुत बड़ा आता है। रूव का मतलब है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आगे लिखा हुआ है, ठीक है जी। आगे लिखा है सर जी, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर independent director reappointed for second time, an independent director reappointed for second time, second term under section 149(10) shall be removed by the company only by passing a SR special resolution and after giving him a reasonable opportunity, and after giving him a reasonable opportunity of being heard, after giving him a reasonable opportunity of being heard। ये छोटा सा पॉइंट है सर जी। अब लिखिए थोड़ा सा एक्सेप्शन। आप जो कह रहे हैं कि डायरेक्टर को कंपनी जब चाहे हटा सकती है बाय पासिंग ओआर इन जनरल मीटिंग एंड गिविंग देम रूव। रूव का मतलब है ना 169 में आपको एक रूव भी दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसका दो एक्सेप्शन है, 168 सब सेक्शन 169 है ना, 168 तो रेजिग्नेशन है ना, 169 के दो एक्सेप्शन है। पहला दे रखा है एक्सेप्शन 1 कर सकते हैं आप। पहला एक्सेप्शन दे रखा है कि आप जिस डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, अगर उस डायरेक्टर को अपॉइंट ट्रिब्यूनल ने अंडर सेक्शन 242 किया है तो आप हटा नहीं सकते। ए डायरेक्टर appointed by tribunal under section 242 can't be removed। मतलब can't be removed का मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट है, मतलब आप कंपनी रिमूव कर सकते, can't be removed by the company। दूसरा, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242 कांट बी रिमूव्ड बाय द कंपनी। और जो दूसरा है वो भी बहुत ही झकास है। दूसरा जो लिखा हुआ है मस्त पॉइंट है कि अगर ऐसे लिखा है सर जी, इफ a company has availed itself of the option given to it under section
163 to a point not less than to a point not less than 2/3 of total number of directors according to the principles of proportional representation. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये छोटा सा पॉइंट है। मैंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको अभी नहीं पढ़ाया है, ये आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है रिमूवल बाय OR और व्हेन एज पर सेक्शन 163 2/3 और मोर, यही मैंने बताया था। तो ये वाली बात है, ठीक है बेटा। फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 163 इज रेलिवेंट। कभी पढ़ना हो तो हम लोग वहां से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, ये छोटा सा पॉइंट है। डाटा अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242 कैन बी removed by the company if a company has availed itself of the option given to its under section 163 to a point not less than 2/3 of total number of directors according to the principle of proportional representation. For proportional representation section 163 is relevant. ये 163 कोई सेक्शन है वो आपका रेलिवेंट है दोस्तों। तो ये छोटा सा पॉइंट है। अब इसके बाद सर जी मेरे पास जो बुक है बड़ा अच्छा बुक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि इसको हटाने का प्रोसीजर क्या है। ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई ना कि आप हटा सकते हैं SR पास करके और OR पास करके और रूप देकर, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको रीअपॉइंट किया गया है सेकेंड टाइम उसको हटाना है। तो सर जी ऐसी क्या बात थी कि उसको आप सेकेंड टाइम रीअपॉइंट किए और अब ऐसी क्या बात हो गई कि बेचारे को हटा दिए? तो ये तो गलत बात है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे की बात करें। Second point, procedure for the removal. Procedure for the removal. Removal of directors. Directors को हटाने का प्रोसीजर क्या है? ओके दोस्तों, चलिए। तो इसमें लिखा है स्टेप 1, अलग अलग स्टेप्स दिए हैं। प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स में लिखा है, पहला है स्टेप 1, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस। कह रहा है सर जी स्पेशल नोटिस आपने पढ़ा था सेक्शन 115, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। 115 जनरल कंपनी जेट का है, जनरल मीटिंग इंटर में हम लोग पढ़ाते हैं कि डायरेक्टर्स को हटाना है तो इसके लिए एक स्पेशल नोटिस आनी चाहिए किसी मेंबर के द्वारा, और उस मेंबर के पास 1% या 5 लाख का वोटिंग पावर होना चाहिए। 1% मतलब का कम से कम टोटल शेयर कैपिटल का या टोटल वोटिंग पावर का, या कैपिटल कम से कम उसके पास अकेले या मिलकर 5 लाख का होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। खैर सर, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस, पहले स्पेशल नोटिस आएगा एशन सेक्शन 169 सब सेक्शन 2, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस। इसमें लिखा है ए स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड, स्पेशल नोटिस
shall be required of any resolution a special notice shall be required of any resolution to remove a director under this section or to appoint a special notice shall be required of any resolution to remove a director under this section or to appoint somebody in place of a director। सर जी या तो रिमूव, सिर्फ रिमूव करना है, उसके बदले कौन आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मुझे उस डायरेक्टर से चिढ़ है, चिढ़ समझते हैं ना, गुस्सा है ना, तो इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है। जब कैसे होना चाहिए कि स्पेशल नोटिस एलिजिबल मेंबर भेजेगा कंपनी को, मतलब समझने के लिए स्पेशल नोटिस रिमूवल के लिए डायरेक्टर्स को रिमूवल के, इसका मतलब मैं भी ये भी समझ सकता हूं कि कोई डायरेक्टर शुरू नहीं कर सकता। मुझे जो समझ में आया आपके साथ डिस्कस करके, a special notice shall be required of any resolution to remove a director under this section or to appoint somebody in place of a director so removed at the meeting at which he is removed, at the meeting at which he is removed। ओके सर, तो दोनों के लिए दे सकता है, एक तो हटाने के लिए दे सकता है, ये कह सकता है अपॉइंट समबडी इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर्स। नीचे लिखा नोट शेयर होल्डर हैव राइट टू डिसाइड द डेट ऑफ मीटिंग, however the special notice shall not be sent earlier than 3 months from the date of meeting, है ना, at least 14 days clear before the date of the meeting at which the resolution is to be moved। ये तो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, 115 में ये सब बातें लिखी हुई है, बट कोई बात नहीं। नोट लिखिए, shareholders have the right to decide shareholders have the right to decide the date of the meeting, shareholders have right to decide the date of meeting, however the special notice shall not be sent earlier than 3 months। अच्छा जी, however the special notice shall not be sent earlier than 3 months from the date however the special notice shall not be sent earlier than 3 months from the date of meeting but at least 14 clear days। वही बात है सर जी, मतलब ये जो नोटिस भेजना है ना 3 महीना पहले भेजना है मीटिंग की। मतलब जनरली क्या होता है, कंपनी का जनरल मीटिंग जनरली 30 सितंबर को होता है, एजीएम की बात करें, एजीएम
तो जनरली आपको अगर मान लीजिए कभी भी होता है, अर्लियर को छोड़िए, मतलब लिस्ट की हम बात करते हैं, सर ये कंपनी अगस्त में करती है तो कम से कम 21 क्लियर डेज पहले नोटिस भेजती है, वो जोड़ घटाव करके 25 दिन हो जाता है, हमारे पास नोटिस आ जाएगा 1 से 2 दिन में, आजकल तो ईमेल से आ जाती है। जैसे हमको पता चला कंपनी एजीएम करने वाली है, मैं किसी डायरेक्टर से, मेरे को चिढ़ है, मतलब गुस्सा है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, आप तो ये तो बता दीजिए। बट एटलीस्ट 14 डेज, 14 क्लियर डेज, but at least 14 clear days before the date of meeting, date of meeting, date of the meeting at which the resolution is to be moved, at which the resolution is to be moved, is to be moved। ये लाइन लिखा है, ये लाइन आपको समझ में आया क्या? तो ये छोटा सा पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस, स्पेशल नोटिस की बात है। स्टेप 2, स्टेप 2, सेंडिंग द कॉपी ऑफ नोटिस टू डायरेक्टर, सेंडिंग द कॉपी ऑफ नोटिस टू डायरेक्टर, सेंडिंग द कॉपी ऑफ नोटिस टू डायरेक्टर। अब कंपनी क्या करेगी, जो पागल मेंबर ने हटाने की जो बात कही है ना, स्पेशल नोटिस देकर, तो वो पागल मेंबर अगर भेजेगा तो डायरेक्टर गुस्सा भी कर सकता है ना, तो कंपनी उसको भेजेगी, सेंडिंग द कॉपी ऑफ नोटिस टू डायरेक्टर। सेक्शन 169(3) ऑन रिसिप्ट of notice, on receipt of notice of a resolution, on receipt of notice of a resolution to remove director, on receipt of notice of a resolution to remove a director, the company on receipt of notice of a resolution to remove a director, तो बेटा जी गड़बड़ हो गया, चल जा भाई, तो आ गया, आ जाएगा बेटा जी। हैंग कर गया, आइए दोस्तों, चल जाएगा।
कोई नहीं, बुक से पढ़ा देता हूँ बेटा जी। चलिए सर जी, आज बुक से पढ़ लीजिए, सॉरी, है ना, 10-20 मिनट और पढ़ लेते हैं। ये है ना सर जी स्पेशल नोटिस। अच्छा है आपका बुक, बहुत अच्छा है, यकीन मानिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा सिस्टम धोखा दे दिया, आपका बुक बहुत अच्छा है। ये सब सेक्शन 2 है, मैं थोड़ा अलग से लिखवा रहा था। ए स्पेशल नोटिस एज पर 115 शैल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोजिंग इन रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर। किसी डायरेक्टर्स को हटाना है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, क्या है यार, चलिए दोस्तों, मैं ये कह लिया था, मैं ये कह रहा था एक्शन बाय द कंपनी ऑन रिसिप्ट of the special notice of resolution to remove a director, the company shall forthwith send a copy thereof to the directors concerned, and the director, whether or not he is a member, shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting। मतलब कह रहा है कि कंपनी के पास 14 दिन पहले, 14 क्लियर डेज पहले स्पेशल नोटिस आया, और कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है इसको आगे हटाने के लिए बात करेगी। रिप्रेजेंटेशन बाय डायरेक्टर्स, ओके जी, डायरेक्टर्स को लगता है कि मेरे को गलत तरीके से हटाया जा रहा है, कुछ साजिश के चलते हटाया जा रहा है, तो डायरेक्टर्स अपनी, है ना बेटा, रिप्रेजेंटेशन बाय द डायरेक्टर में लिखा हुआ है, इन केस द डायरेक्टर कंसर्न मेक्स अ रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द कंपनी एंड रिक्वेस्ट दैट इट शुड बी नोटिफाइड टू द मेंबर्स, द कंपनी शैल, इफ द टाइम परमिट्स इट टू डू सो, state the fact of representation having been made by the director in any notice of the resolution given to the members of the company, send the representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent। ओके दोस्तों, सर जी अगर आपने रिप्रेजेंटेशन भेजा है तो कंपनी वो रिप्रेजेंटेशन बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड कर देगी, मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देगी। कभी कभी रिप्रेजेंटेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगता है कि सर जी बहुत लेट से आपने रिप्रेजेंटेशन भेजा है ना। यहाँ पे शायद एक बात आपसे मैं जल्दी में नहीं बता पाया, यहाँ पे 7 डेज का एक टाइम भी होता है, नहीं लिखा है क्या कहीं? होगा नहीं लिखा है, कोई बात। अच्छा, कब नोट जरूरत नहीं है भेजने का? It is provided that representation need not to be sent out and read out at the meeting if on application either of the company or of any other aggrieved person the tribunal is satisfied that right of representations are being abused to secure needless publicity for defamatory matter। सर जी आपको हटाया जा रहा है, आपके खिलाफ कुछ हमारे पास प्रूफ है, कंपनी के मेंबर्स के खिलाफ, डायरेक्टर्स के खिलाफ मेंबर्स के पास प्रूफ है। अब वो डायरेक्टर जो है रिप्रेजेंटेशन में लिखता है कि उसका कैरेक्टर ढीला है, वो गलत आदमी है, ये है वो है। अब आप बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए, इस तरह का जो घटिया बातें आप कर रहे हैं ये तो गलत बात है ना सर जी। अब इसका मतलब कि आप सिर्फ पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, है ना। तो अगर मैं, अब सभी भाई बहनें समझेंगे, फिलिंग ऑफ वैकेंसी, तो ये है मतलब फिर ट्रिब्यूनल कहेगा नहीं ये अननेसेसरी पब्लिसिटी पाने के लिए डायरेक्टर साहब की चाल है, इसको मत करो। फिलिंग ऑफ, फिल होता है ना, फिलिंग ऑफ वैकेंसी, द वैकेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्सेड रिमूवल इफ हैड बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग और बाय द बोर्ड मे बी फिल्ड इन बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर डायरेक्टर एट द सेम मीटिंग एज व्हिच डायरेक्टर इज रिमूव्ड, है ना, प्रोवाइडेड स्पेशल नोटिस ऑफ प्रोपोज्ड अपॉइंटमेंट हैज बीन गिवन। नॉन फिलिंग इफ द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड, ओ भाई आ जाओ भाई, कहाँ भाग गया, आ जाएगा। इफ द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड इन द सेम मीटिंग एज अबव, देन मे बी फिल्ड एज ए कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी जो डायरेक्टर्स हैं वो करेंगे। आपको कैजुअल वैकेंसी तो पता है, यानी जो डायरेक्टर्स को रिमूव किए उसको 2 तरीके से, उसके सीट जो खाली हुई वहाँ पे 2 तरीके से सीट को भरा जा सकता है। पहला तो सिंपल है, उसी जनरल मीटिंग में जिसमें उनकी विदाई हुई उसी में नए आदमी को अपॉइंट कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता जनरल मीटिंग में, मेंबर्स कहते हैं सर जी ये सब मैटर है, बीओडी कर लेगा, तो आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले कैजुअल वैकेंसी के थ्रू हो सकता है। बहुत अच्छे। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय न्यू डायरेक्टर,
A director so appointed shall hold office for the remaining period for which the director who has been removed would have been held office if he has not been removed. अगर मतलब जो बंदा आया, नया डायरेक्टर आया है ना, उसका क्या टेन्योर होगा, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड होगा, तो कह रहा है कि उतने पीरियड के लिए, अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए कंटिन्यू करेगा जितने के लिए वो कंटिन्यू कर सकता था। कौन कर सकता था? पुराना वाला। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ए पर्सन so removed a director shall not be deprived of his right to compensation damage payable to him in respect of premature termination, okay, with that as director. The restriction imposed by section 202 are also to be kept under consideration while making payment of compensation for loss of office of directorship. No restriction imposed by section 169. Nothing in section 169 shall be taken as a derogatory from any power to remove director under any provision of. कह रहा है कि 169 में जो हटाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल 169 में ही हटाया जा सकता है, किसी और सेक्शन में भी हटाया जा सकता है। In other words, section 169 does not impose any restriction on any other power available under some other provision of Companies Act which allows removal of directors. कह रहा है कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के कहीं पे और चर्चा की गई तो आप वैसे भी हटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप वैसे भी हटा सकते हो। आगे लिखा है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय द ट्रिब्यूनल, है ना, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स बाय ऑफ ट्रिब्यूनल। ओके सर जी, तो ये छोटा सा समझने की ज़रूरत है और इन्हीं बातों से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है ये भी समझ सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिब्यूनल अगर रिमूव करना चाहती है तो कैसे रिमूव करेगी। तो सर ये तो हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन आपके बुक में दिया है तो यहीं से समझ लेते हैं। ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने भगा दिया आप लोगों को, है ना, अगर लगा तो उसके लिए सॉरी, बट इसमें क्या रह गया बताइए। आपका जो टॉपिक था एक एक मैंने डायरेक्टर्स के सारे खत्म करा दिए, है ना। आगे देखिए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय द ट्रिब्यूनल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 ए डायरेक्टर में बी रिमूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 241 for prevention of operation and mismanagement of the company. The tribunal is also empowered to terminate, set aside or modify any agreement between the company and any of its directors on such terms and conditions which in the opinion of tribunal are just and equitable. According to section 243, a director so removed as per the order of tribunal shall not be entitled to claim any compensation for loss of office. Further, he shall not be offered, वही बात है, अपॉइंटमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 243 से डायरेक्टर सो रिमूव्ड कह रहा है, अकॉर्डिंग टू, पहले यही पढ़ लेते हैं दोबारा से, 242 डायरेक्टर में रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रिब्यूनल वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू इट अंडर सेक्शन 241 फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। अच्छा, एप्लीकेशन आया 241 में और हटाया गया 242 में। वाओ। द ट्रिब्यूनल ऑल्सो एम्पावर्ड टू टर्मिनेट, सेट असाइड और मॉडिफाइड एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी or any of the director on such terms and conditions which in are just and equitable. According to section 243, a director so removed as per the order of tribunal shall not be entitled to claim any compensation for loss of his office. Further, he shall not be offered appointment as a director for a period of 5 years from the order without first seeking the leave of the tribunal. वही सब बातें कह रहा है, लीव मतलब परमिशन सर जी, है ना। तो मैंने शायद गलत बोल दिया था, यानी जब हम लोग ऑपरेशन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि ट्रिब्यूनल के पास, मतलब ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकती है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को खत्म करने के लिए। सर जी ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, फिर भी समझाता हूँ। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी को परेशान करना, मिसमैनेजमेंट का मतलब परेशान करना तो नहीं होता, लेकिन आप कंपनी के प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट है, आप लोग मजे करिए, आगे की बात हम लोग और करते हैं। सर जी ये प्लीज़ आज ख़त्म कर लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक रह ही गया। अब लास्ट रह गया रजिस्टर। वाओ, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल एंड देयर शेयर होल्डिंग। वाओ सर जी कह रहा कि हर कंपनी को, जैसे आप लोग इंटर में हम लोग पढ़ाते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, तो ये भी समझिए ROD है, रोड 170 है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। ए कंपनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन Company is required to maintain register of directors and key managerial personnel and their shareholding under section 170 of the Act. These provisions are as under.
Every company shall keep at its registered office or office a register containing the prescribed particulars of directors and KMP. The prescribed particulars shall include details of securities held by each of them in the company or its holding subsidiary of its holding companies or associate companies. In respect of Rule 17 of companies, अच्छा, the prescribed particulars shall include details of securities held by each of them. आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर्स है उनका नाम लिखिए और उन डायरेक्टर्स द्वारा जो सिक्योरिटीज खरीदा गया है आपकी कंपनी में या आपकी कंपनी की कोई होल्डिंग है उसमें या आपकी कंपनी की सब्सिडियरी है उसको, है ना, या सब्सिडियरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनीज और एसोसिएट कंपनीज. इन रिस्पेक्ट ऑफ रूल 17 ऑफ द कंपनीज अपॉइंट एक्टिविटी रूल्स इज रेलिवेंट. इट प्रेस्क्राइब्स द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड इन द रजिस्टर. पहला है डीन, ऑप्शनल फॉर KMP. प्रेजेंट नेम, अच्छा मतलब रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर सिक्योरिटीज एंड रजिस्टर्ड डायरेक्टर्स एंड KMP एंड देयर शेयर होल्डिंग्स. उनकी जो शेयर होल्डिंग है उसकी चर्चा ये कर रहा है. ओके, सिक्योरिटीज नीचे सिक्योरिटीज लिखता है, ऊपर शेयर लिखता है, कोई बात नहीं. सिक्योरिटीज होल्डिंग मजा नहीं आता ना, सिक्योरिटीज होल्डिंग. ये सर जी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है. 9 है ना, N तक है, EJOT है ना. ये 14 है पैन, मैंडेटरी फॉर KMP नॉट हैविंग डीन. मेंबरशिप नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन केस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इफ अप्लीकेबल. CA नहीं है, CA बेटा ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये सब नहीं होता. इन एडिशन टू द अबव डिटेल्स द कंपनी शैल ऑल्सो इंक्लूड इन द रजिस्टर्ड डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरीज or subsidiaries of the company's holding company and associate company relating to the number, description and nominal value of securities, the date of acquisition and the price of other consideration paid, date of disposal and price of other consideration received, cumulative balance and number of securities held after each transaction, mode of acquisition of securities, mode of holding physical or dematerialized form, whether securities have been placed. मतलब सर जी ऊपर तो हो गया डायरेक्टर्स का डिटेल. इन एडिशन टू एबोल द कंपनी शैल आल्सो इंक्लूड इन द रजिस्टर्ड डिटेल्स ऑफ. वही बात है बेटा जी, कितना आसान है. हर कंपनी को अपने डायरेक्टर्स के लिए डायरेक्टर्स का डिटेल और उन डायरेक्टर्स के द्वारा खरीदे गए सिक्योरिटीज का डिटेल उस रेलिवेंट कंपनी में, उस कंपनी की सब्सिडियरी में. सर जी ऐसे पढ़ेंगे कितना मजा आएगा बताइए. कोई भी दिक्कत हो तो बताइए ना, मैं याद करा के जाऊंगा सर जी. यहाँ पे फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर्म DIR 12 विद द रजिस्ट्रार. सेक्शन 170 दो रीड विथ रूल इतना रिक्वायर्स अ कंपनी टू फाइल रिटर्न इन रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स एंड KMP आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फी विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट एंड विद इन 30 डेज ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस. अच्छा ओके. सेक्शन 170 ऑफ कंपनी शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी. अरे काहे पढ़ाते हो सब बातें. लास्ट है मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट. मजा आ गया सर जी. आपको आया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो आ गया. 168 में हमने आज आपको पढ़ाया रेजिग्नेशन, है ना सर जी. नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, आप राजीव सर के स्टूडेंट हैं. 168 रेजिग्नेशन है. 169 हमारा क्या है, 169 हमारा है रिमूवल है. 170 में रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल है. बहुत बहुत धन्यवाद. और members right to inspect. The members of the company have right to inspect the register of directors and KMP under section 171 of the act. Accordingly, the register of directors and KMP shall be open for inspection during business hour. Wow. The members shall have right to take extracts मतलब summary and copies thereof on request of the same will be provided to them within 30 days free of cost. Wow, free of cost मिल जाएगा. आप चाहें तो एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, नोट कर लीजिए एंड कॉपीज भी ले सकते हैं. द रजिस्टर एंड शैल ऑल्सो बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन. द रजिस्टर शैल ऑल्सो बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन. ओके बेटा, द रजिस्टर शैल ऑल्सो बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन. फटाफट देखेंगे. द रजिस्टर शैल ऑल्सो बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन. किसके द्वारा? द रजिस्टर शैल ऑल्सो बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट एवरी AGM of the company and shall be made accessible to any person attending the meeting. Register to order in case of refusal. Registrar to order. If any inspection during business hour is refused or if any copy is required as above is not sent within 30 days,
है ना, 30 दिन में नहीं दिया, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, मिला आपको दोस्तों, तो ये क्या होगा ये बात बताता है। सर जी ये सब मत पढ़िया कीजिए। लास्ट है पनिशमेंट। वाओ, पनिशमेंट सेक्शन 172 कहता है इफ कंपनी कंट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ चैप्टर। ये बहुत अच्छा चैप्टर लगा मेरे को, आपको भी अच्छा लगेगा, आप मेरी बात को मानिए, मेरे तरह से समझिए। 172 सर जी जनरल पेनाल्टी की बात कर रहा है, कह रहा है चैप्टर 11 में सेक्शन 149 से लेकर 171 तक में जहां पे स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है, आहा, कंपनी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विथ मिनिमम फाइन 50,000 और मैक्सिमम फाइन 5 लाख। मेरे को तो बहुत मजा आया आज की क्लास में, है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये खराब हुआ और हमने कहा कि नहीं हम आज ऐसे समझाते हैं। सर जी हिला के रख दिया आपने, बता दीजिए एक बार, हम फास्ट रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन 168 में रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, आप जब चाहे रिजाइन कर दीजिए, आपको कंपनी को एक नोटिस भेज देना है, बोर्ड इसका टेक नोट करेगा, मतलब उसको कंसीडर करेगा। कंपनी आपके रेजिग्नेशन के 30 डेज के भीतर रजिस्ट्रार के पास DIR 12 भरेगा। आप चाहें तो आप खुद भी डायरेक्टर चाहे तो मतलब मैं डायरेक्टर चाहे तो खुद भी, है ना, खुद भी क्या कर सकता है, डायरेक्टर चाहे तो खुद भी एक कॉपी रिजिग्नेशन का भेज सकता है और साथ ही साथ उसके साथ रीजन बताता है। जानते हैं रीजन एक ही होता है, प्री ऑक्यूपाइड, कि हमारे पास कोई और काम है, इसके चलते हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे शब्दों को, है ना, हमारे भाई बहनों को कुछ समझ में आया? मुझे पूरा विश्वास है आप सबने मज़े किए होंगे, इंजॉय किए होंगे, और इसी इंजॉयमेंट के साथ, है ना, आप इंजॉय करिए, है ना, फटाफट बताइए, है ना, फटाफट बताइए, फटाफट समझिए, और हम लोग फिर आगे की बात करते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद आपके प्यार के लिए और आपके सम्मान के लिए। आज आप मज़े करिए। और पढ़ा दूँ क्या? आज तो हिला के रख दिए। 168, 169, 242 भी हम लोगों ने पढ़ाया। 242 में बेसिकली ऑर्डर पास करता है, जब 241 में कंप्लेंट आएगा तो 242 में ऑर्डर पास होगा, और 243 में कुछ और लिखा हुआ है, वो भी सिखा देता हूँ। क्या बात है, सबसे मस्त लगा रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP एंड देयर शेयर होल्डिंग, है ना सर जी, क्या बात है। कंपनी के सारे डायरेक्टर्स का नाम, एड्रेस, है ना, वाव, डीन उनका प्रेजेंट नेम एंड सर नेम, एनी फॉर्मर नेम, पुराना कोई नाम था वो भी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। डेट ऑफ बोर्ड रिविजन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ सीजेशन, मेंबरशिप नंबर ऑफ द ICSI अगर CS है तो, पैन नंबर अगर कोई ऐसा जैसे होता है ना सर जी, डीन तो डायरेक्टर होगा उसके लिए ज़रूरी है ना। जैसे अगर आप में से कुछ बच्चे पढ़े हों मेरे साथ, तो जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर, उसके लिए डीन होना ज़रूरी नहीं है, मैनेजर के लिए डीन होना ज़रूरी नहीं है। तो आपने इतनी छोटी छोटी बातों को सीखा, समझा, और हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। आगे जब भी आपको दिक्कत हो पूछते रहिए। आज से आप फ्री हैं, है ना, एटलीस्ट इस चैप्टर से। अब बताइएगा सर जी ये वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, अब हल्के हल्के टॉपिक रह गए, सर जी बुरा मत मानिए, अब आप कंपनी लॉ की धज्जियाँ उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। बाय बाय बेटा, टाटा मैं बोलता हूँ, फिर मिलते हैं। रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों।